दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस क्लास में सीईटी का मॉडल पेपर ये 6 बार रहेगा। हरियाणा जी के और हिंदी के पार्ट रहेंगे इसमें। तो आइए सबसे पहले हिंदी का पार्ट करते हैं। पहले हमारे पास प्रश्न है इसमें क्या है, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो विलोम शब्द बताने इसमें सज्जन का पूछा है, पापी नहीं होता, गरीब भी नहीं होता, दुर्जन अहंकारी। तो क्या हो जाएगा इसका, सज्जन का हो जाएगा दुर्जन। ये कई बार आ चुका है पेपर में और ये सभी को ही पता होगा, आसान है। अहंकारी का हो जाएगा परोपकारी, गरीब का अमीर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, दुर्जन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आस्था का पूछा है, अविश्वास, दुरावस्था, अनास्था, संदेह। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आस्था का अनास्था हो जाएगा, अनास्था। ठीक है ना, अविश्वास का विश्वास हो जाएगा, संदेह का भी विश्वास हो जाएगा, अनास्था इसमें इसका आस्था का अनास्था हो जाएगा। नेक्स्ट निर्मल का पूछा इसने, निर्मल का क्या बताया इसने, ऑप्शन पहला काला, दूषित, मलिन, प्रदूषित। ठीक है ना, तो दूषित और प्रदूषित के तो ये स्वच्छ हो जाएगा इसमें, और काला का सफ़ेद हो जाएगा, मलिन हो जाएगा निर्मल का। क्या हो जाएगा, निर्मल का मलिन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है ये, दिए गए शब्दों के पर्याय यानी कि समानार्थी शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए हैं, उनको चुनिए। यानी कि समानार्थी आप कह लो या पर्यायवाची कह लो। तो देखो इसमें क्या है, जर्जर का पूछा इसने पर्यायवाची, कमजोर, अनाकर्षक, मजबूत और आकर्षक। तो जर्जर क्या होता है, जो खंडर अवस्था में हो या बिल्कुल पुराना हो चुका है, बिल्कुल कमज़ोर भी कह सकते हैं उसको। तो क्या हो जाएगा, जर्जर का हो जाएगा कमज़ोर, ऑप्शन नंबर ए। अनाकर्षक और आकर्षक ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। ठीक है ना, और मजबूत, मजबूत ये इसका, इसने विलोम शब्द बताने की कोशिश की है लेकिन नहीं है ये। तो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। मिथ्या, इनमें से कोई नहीं, सच्चा, काल्पनिक या झूठा। तो सच्चा, मिथ्या होती है झूठ। ठीक है ना, तो इसमें झूठा हो जाएगा मिथ्या का। काल्पनिक होता है कल्पनाओं से युक्त। ठीक है ना, और सच्चा सत्य होता ही है, इसका हो जाएगा झूठा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो क्या पूछा इसने, जनमत का बताइए, अप अपना मत, लोकमत, गुप्त मत, इनमें से कोई नहीं। तो जनमत का लोकमत हो जाएगा, ये वैसे इन्होंने उलझाने की कोशिश की है, लोकमत हो जाएगा इसमें जनमत का, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगले प्रश्न में क्या पूछा, 3-4 में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों आपूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए हैं, वो चुनिए। तो कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में खालिस्तान दे दिया, प्रस्तुतिकरण, तुष्टिकरण, स्पष्टीकरण, अभिव्यक्तिकरण। तो इसमें क्या है, कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में स्पष्टीकरण दे दिया। क्या दे दिया, स्पष्टीकरण। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण तो वैसे होता है कि प्रस्तुत करना कोई भी चीज़, तो ये स्पष्टीकरण का मतलब होता है किसी के बारे में मतलब खुल के बात बताना कि ये इस घटना के बारे में ये चीज़ थी, तो वो स्पष्टीकरण होता है। अभिव्यक्तिकरण तो ये होता नहीं कोई भी, ये उसने वैसे दे रखा है। आगे देखो, भारत माता के साथ भारतीयों का खालिस्तान होना चाहिए, सद्भाव, मातृभाव, पितृभाव, भ्रातृभाव। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सभी कर दोगे आप, मातृभाव होना चाहिए।
भारत माता के साथ भारतीयों का कौन सा भाव? मातृभाव होना चाहिए, एक माता की तरह। आग बबूला होने का अर्थ क्या है? सभी को ही पता होगा, निराश होना, चिंतित होना, क्रोधित होना, दुखी होना। तो आग बबूला का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोधित होना, गुस्से से लाल होना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, दिए गए प्रत्येक वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांशों के लिए पूछा इसने, जहां जाया न जा सके, अगम्य, दुर्जन्य, सघन, सुगम। सुगम तो होता है जहाँ मतलब आसानी से पहुंचा जा सके, ठीक है ना। दुर्जन्य कोई होता नहीं है। सघन होता है बहुत गहरा। अगम्य हो जाएगा इसका, अगम्य। गम्य का मतलब जाया जा सके, और जो उपसर्ग लगा दिया वो नकारात्मकता का बोध करवाता है, यानी कि जहाँ जाया न जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। जो साथी नए देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने साथियों को शेयर करें भाई। आगे देखो, जो दूसरों को का दोष ढूंढता हो, जो दूसरों में, वैसे ये आएगा कि जो दूसरों में दोष ढूंढता रहे, तो क्या कहेंगे उसको? दूरदर्शी, छिद्रदोषी, आलोचक, छिद्रान्वेषी, ठीक है ना। तो दूरदर्शी तो होता है लंबी बात, लंबे सोचने वाला, दूर तक देखने वाला। छिद्रदोषी ये कोई होता ही नहीं है, निरर्थक शब्द है। आलोचक होता है आलोचना करने वाला। छिद्रान्वेषी ये हो जाएगा इसका, कि हमेशा जो दूसरों में ही दोष ढूंढता रहे, छिद्रान्वेषी होता है वो, छिद्रान्वेषी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो बूढ़ा न हो इसके लिए बताइए। तो अनंत, अमर, अनादि, और क्या क्या हो जाएगा? अजर। तो इसमें कौन सा होगा? अनंत तो होता है जिसका कोई अंत ना हो। अमर होता है जो कभी ना मरे। अनादि होता है जिसका कोई आरंभ ही ना हुआ हो। अजर हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा? अजर। जो कभी बूढ़ा न हो वो हो जाएगा अजर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों में क्या पूछा है कि दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटियां मतलब गलतियां, और कुछ ठीक है। जो त्रुटियां हैं उनको गोला लगाइए, यानी कि जो इसमें जिस वाक्य में त्रुटि है, कोई गलती है, उसको ढूंढ कर बताइए। झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गलती नहीं है, बाकी देखते हैं। कुत्तों के जाने की कोई त्रुटि नहीं है, प्रतीक्षा कर रही थी झाड़ियों में बैठी बिल्ली। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, ये वाक्य पूर्णतया शुद्ध है। आगे देखो, वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे। वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे। तो यहाँ देखो, निकलकर पानी से नहीं बल्कि पानी में आ जाएगा यहाँ पे। देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, कोई त्रुटि नहीं, वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलती है, पानी से की जगह पानी में आता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदे और वापस आ गए। हम बाजार गए, ये ठीक है, कुछ किताबें खरीदे, खरीदे गलत हो जाएगा, और वापस आ गए। तो और वापस आ गए ये ठीक है, हम बाजार गए ये भी ठीक है, कुछ किताबें खरीदे ये गलत है, क्योंकि किताबें जो क्या है, किताबें स्त्रीलिंग है, तो किताबें खरीदी आ जाएगा यहाँ पे, खरीदी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से छांटिए। देखो, जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की खालिस्तान जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति, तो मन की क्या हो जाएगा इसमें, पहले में निष्प्राणता, दुर्बलता, कोमलता, अबोधता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
मन की दुर्बलता। मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है, तो खालिस्तान में असफलता ही हाथ लगती है। तो खालिस्तान में ये देखो, परिणाम, परिमाण, सप्रमाण, प्रमाण, तो इसमें परिणाम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? परिणाम। यानी कि परिणाम में असफलता ही हाथ लगती है। जब कभी भी कार्य करते हुए तन का खालिस्तान हो जाता है, तो तन का क्या हो जाता है? गतिशील, स्थिर, तेज, क्रियाशील। तो इसमें स्थिर हो जाएगा। जब तन स्थिर का मतलब ढीला डाला। ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें। आगे देखो, बुद्धि भी हार जाती है, तब मन की खालिस्तान शक्ति तन में अपार जगह देती है। तब मन की खालिस्तान शक्ति, तो इसमें विकल्प शक्ति, विकल्प, संकल्प, भ्रमित, राजक, तो इसमें मन की संकल्प शक्ति आ जाएगा। मन की संकल्प, ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट में क्या होगा? बुद्धि को प्रखर बना देती है, कार्य क्षेत्र में भी खालिस्तान प्राप्त हो जाती है। तो कार्य क्षेत्र में क्या हो जाएगा इसमें? पराजय, विजय, गहनता, ऊर्जा। तो कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये? अब मुहावरे और लोकोक्ति पूछ रहा है ये। पहला है इसमें, बाल धूप में सफ़ेद होना, रोगी होना, बूढ़ा हो जाना, अत्यधिक समझदार होना, उम्र के अनुसार अनुभवी ना होना। तो बाल धूप में सफ़ेद होना, तो ये क्या हो जाएगा? उम्र के अनुसार अनुभवी ना होना। ठीक है ना? उम्र के अनुसार अनुभवी ना होना, ये हो जाएगा इसका। यदि यहाँ ये होता कि बाल धूप में सफ़ेद न होना, तो ये हो जाता कि उम्र के अनुसार अनुभवी होना। ये ना कट जाता उस समय। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात का धनी, ढपोर शंखनाद करना, कोरी बात करने वाला, बातों की कमाई करने वाला, वचन को निभाने वाला। तो बात का धनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वचन को निभाने वाला। ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखो, दिए गए शब्दों में से चार वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध। शुद्ध वाक्य को चुनिए। देखो कौन से इसमें। कृपया मेरे घर को आने की कृपया करें, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कृपया और कृपा एक साथ नहीं आ सकते। पूर्ण विराम तक, शुरू से लेकर पूर्ण विराम तक एक ही पंक्ति में नहीं आ सकते दोनों चीज़। कृपया मेरे घर आने की कृपया करें, यहाँ भी वही गलती हो रही है, ये भी गलत है। मेरे घर आने की कृपया करें, ये ठीक लग रहा है। मेरे घर को आने की कृपया करें, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही शुद्ध वाक्य है ये, मेरे घर आने की कृपया करें। ठीक है ना? या फिर ऐसे भी हो सकता है, कृपया मेरे घर आए, या फिर ऐसे बनता। दोनों कृपया और कृपा एक पंक्ति में नहीं आ सकते, ये अशुद्ध दिए इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह खेल के लिए और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है। ये तो कोई वाक्य नहीं बना। वह खेल में और पढ़ाई दोनों के लिए अच्छा है। देखते हैं, वह खेल से और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है, ये भी गलत है। से का क्या मतलब हुआ? में तो आ जाएगा। वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है, ये हो जाएगा इसमें। वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और देखो इसमें, ये 25 प्रश्न है हिंदी के। बच्चा दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता बच्चा, बच्चा दूध को नहीं पीता, बच्चे से दूध नहीं पीता। तो क्या कौन सा हो जाएगा इसमें? बच्चा दूध नहीं पीता, ये आंसर सही है। यही इसमें सही वाक्य है। ये तीनों गलत हैं, बी, सी और डी। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब देखो, हरियाणा जीके के कुछ प्रश्न करेंगे। इसमें क्या है? पहला प्रश्न क्या है हरियाणा जीके में, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? हरियाणा के पूर्व में पूछा है, तो हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। आगे देखो, इसका विस्तारीकरण क्या दिया इसने।
हरियाणा की सीमा 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती हैं। 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश कौन से हो गए? दिल्ली और चंडीगढ़। आगे देखो, ये तो शायद कर चुके थे पिछली उसमें। 1 मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ से देखो, ये वाला ये नहीं किए थे, ये तो पिछली क्लास में हो चुका था। यहाँ से आ जाओ भाई। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाला वाला पहिए का रंग कैसा है? राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाला पहिए, पहिए मतलब जो उसमें चक्कर है, उसका रंग कैसा है? गहरा नीला, काला, हल्का नीला, गहरा नीला। तो इसमें गहरा नीला होता है वो, और उसमें 24 तिलियाँ होती हैं, जो अर होते हैं इसको बोलते हैं, तो गहरा नीला दिखता है वो। राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाला चक्कर गहरा नीला रंग का है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में स्वीकृति प्रदान की गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य किया और तभी राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति का निर्वाचन किया। तो ये इसका स्पष्टीकरण था। आगे देखो, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी खालिस्तान कहलाती है। तो देखो क्या कहलाती है ये? पगड़ी, खंडवा, खेस, लोई। तो ये खंडवा कहलाती है। क्या कहलाती है? खंडवा। अब देखो ये काम की चीज़ें आ गई। हरियाणा में खंडवा शान का प्रतीक माना जाता है। पगड़ी क्या होती है? मारवाड़ी ढंग की पगड़ी। ठीक है ना। वैसे खंडवा भी पगड़ी होती है, लेकिन पगड़ी स्पेशल किसको कहेंगे? मारवाड़ी ढंग की जो पगड़ी होती है उसको कहेंगे पगड़ी। खेस क्या होता है? मोटे सूत की मजबूत चादर, जो हम सर्दियों में ओढ़ते हैं, जो सूत से बना होता है खेस। लोई क्या होती है? एक प्रकार की ओढ़ने की चादर, ये ऊन से बनी होती है। लोई और खेस में क्या फ़र्क है? दोनों ही एक काम करते हैं, लेकिन ये लोई ऊन से बनी होती है और ये सूत से बनी होती है। फर्क यही है बस। आगे देखो, कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? तो दयाचंद मायना, सुरेंद्र शर्मा, गजेंद्र वर्मा और सोनू निगम। देखो, तो ये सुरेंद्र शर्मा हैं। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र शर्मा हास्य व्यंग्यपूर्ण कविताओं के लिए प्रसिद्ध है ये। अब इनके बारे में क्या? सुरेंद्र शर्मा जी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। 2013 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। कहाँ से हैं? महेंद्रगढ़ जिले से, और नांगल चौधरी गांव से ही ये। और इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था कब? 2013 में। दयाचंद मायना, यह हरियाणा के जॉन मिल्टन के नाम से जाने जाते हैं। इनका संबंध रोहतक जिले से है। ठीक है ना। दयाचंद मायना हरियाणा के जॉन मिल्टन, ये प्रश्न एक बार पूछा गया था भाई, ध्यान करना, फिर भी आ सकता है। और ये रोहतक जिले से जाने जाते हैं। गजेंद्र वर्मा का संबंध सिरसा जिले से ही है, और ये गायक संगीतकार साउंड रिकॉर्डिंग से संबंधित हैं। सोनू निगम ये फरीदाबाद जिले से हैं, और इनका जन्म 30 जुलाई 1973 को हुआ था। आगे देखो, नेकचंद सैनी रॉक गार्डन चंद्रावल, नेकचंद सैनी खालिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। तो किसके साथ जुड़े हुए हैं ये? रॉक गार्डन, चंद्रावल फिल्म, सीप के मोती साहित्यिक रचना, लाल पसीना ये उपन्यास। तो ये रॉक गार्डन के साथ जुड़े हुए हैं नेकचंद सैनी, रॉक गार्डन। अब इनके बारे में देखो थोड़ा थोड़ा क्या बताया है। रॉक गार्डन मूर्तिकला उद्यान, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। चंद्रावल फिल्म हरियाणा की पहली सुपरहिट फिल्म थी, जो 1984 में आई थी। सीप के मोती ये साहित्य रचना है। हेमराज निर्मम इनके लेखक हैं, रचनाकार हैं। लाल पसीना ये उपन्यास विधा की रचना है, और यह उपन्यास अभिमन्यु अनंत का है। किसका? अभिमन्यु अनंत का। आगे देखो, हरियाणा जिले के हिसार में कौन सी झील स्थित है? तो हरियाणा में क्या कौन सा स्थित है? करण झील, ब्लूबर्ड, तिलियार और टिकरताल। तो ये कर्ण झील तो है करनाल में, ब्लूबर्ड झील हो जाएगी यहाँ पे हिसार में। कौन सी? ब्लूबर्ड।
तिलियार रोहतक में है, टिकरताल ये पंचकुला में है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बलूबर्ड, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, हाँ ये दे दिए इसने, बलूबर्ड झील हिसार में है, ब्लैक बर्ड आसी में। ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड झील अलग अलग है भाई। ये ब्लैक बर्ड जो है वो आसी में है, कर्ण झील करनाल में है, तिलियार रोहतक में है, टिकरताल जो है वो पंचकुला में है। आगे देखो, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन से हरियाणवी कवि मधुर गाते हैं। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन से हरियाणवी कवि मधुर गान गाते हैं, तो कौन है ये, पंडित नेकीराम शर्मा, भाई परमानंद, ईश्वर चंद्र पांडे, उदय भानु हंस। तो ये भाई परमानंद हैं जो विनोबा भावे के संदेश का गान करते हैं। कौन है ये, भारत सरकार ने भाई परमानंद की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। और पंडित नेकीराम कौन है, पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 7 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के कलंगा गांव में हुआ। उनकी साप्ताहिक पत्रिका संदेश थी। क्या थी, संदेश। ये प्रश्न एक बार 2 बार पूछा गया है। उन्हें हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा केसरी। उदय भानु हंस, इनका जन्म 2 अगस्त 1926 को पंजाब पाकिस्तान में हुआ। उनकी रचना हिंदी रुबैया सन 1952 में प्रकाशित हुई। उनकी रचनाएं संत सिपाही, देशों में देश हरियाणा, शंख और शहनाई, ये हैं किसकी, उदय भानु हंस की। आगे देखो, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में कब हुई थी। तो ये पहले प्रश्न तो ये बन गया कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है कहाँ, तो ये करनाल में है। कब स्थापना हुई थी इसकी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1950, 55, 60, 1996। तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी, 1955 में। इसके बारे में थोड़ा और देख लो कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI पहले इसकी स्थापना सन 1923 में बेंगलुरु में की गई थी। ठीक है ना, कब पहले की गई थी, बेंगलुरु में 1923 में। बाद में सन 1955 में इसे बेंगलुरु से करनाल स्थानांतरित किया गया था। कहाँ, करनाल, 1955 में। तो ये इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। लास्ट प्रश्न देखो ये इस क्लास का, सैंड पाइपर नामक स्थल कहाँ पर है। तो सैंड पाइपर जो कहाँ है, ये रेवाड़ी, मित्ताथल, खोखरकोट, बरवाला। तो ये रेवाड़ी में है। कहाँ है, रेवाड़ी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अपने साथियों को शेयर ज़रूर करनी है। आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आपकी तैयारी में मैं भी एक सहयोगी बना हुआ हूँ। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई क्लास में जल्द ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।